नमस्कार। आज हम कंप्यूटर विज्ञान की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास जानकारी का आधार है विकिपीडिया का एक काफी विस्तृत लेख। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि कंप्यूटर क्या है इस पर बात करें, नहीं, उससे आगे बढ़ ये जा। समझना है कि कंप्यूटर विज्ञान असल में है क्या चीज, मतलब इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, इसका इतिहास कैसे जुड़ा है और कौन कौन से अहम क्षेत्र हैं इसमें। सही। और हाँ, वो पीटर डेनिंग वाला सवाल, क्या स्वचालित किया जा सकता है, ये सब कैसे जुड़ता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बुनियादी सवाल, कंप्यूटर विज्ञान आखिर है क्या? क्या ये बस कंप्यूटर चलाना सीखना है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। जैसा स्रोत बताता है ना, ये असल में अभिकलन मतलब कंप्यूटेशन, हाँ, सूचना यानी इंफॉर्मेशन को संभालना, और स्वचालन ऑटोमेशन। हाँ, यानी चीजों को अपने आप करने लायक बनाना, इन सब का अध्ययन है। अच्छा, और यहीं पर डेनिंग का सवाल फिट होता है ना, क्या स्वचालित किया जा सकता है? मतलब ये सवाल ही इसके मूल में है। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से यही इस पूरे क्षेत्र का केंद्रीय प्रश्न है, और इसकी जड़ें आज के डिजिटल कंप्यूटर से भी बहुत पहले की हैं। पहले की जैसे गॉटफ्राइड लाइबनिट्ज़ गए, जिन्होंने बाइनरी सिस्टम दिया, चार्ल्स बैबेज, जिन्हें कंप्यूटिंग का पिता भी कहते हैं, हाँ, बैबेज का नाम तो सुना है, और एडा लवलेस, जिन्होंने शायद पहला कंप्यूटर एल्गोरिदम लिखा था। ये सब तो आधुनिक कंप्यूटर के बनने से भी पहले के लोग हैं। ये तो कमाल है। मैंने लेख में पढ़ा कि पहले कंप्यूटर शब्द असल में इंसानों के लिए इस्तेमाल होता था। हाँ, वो लोग जो गणना करते थे, हिसाब किताब करते थे। ये जानकर तो बड़ा अजीब लगा, मतलब कंप्यूटर का मतलब ही बदल गया। बिल्कुल। जब मशीनें आईं तब ये शब्द मशीनों के लिए इस्तेमाल होने लगा, और फिर 1950-60 के दशक आते आते कंप्यूटर विज्ञान एक अलग अकादमिक विषय बन गया। अच्छा, एक प्रॉपर फील्ड की तरह। हाँ, पहला डिग्री प्रोग्राम शायद 1953 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, ऐसा लेख में जिक्र है। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आज इस क्षेत्र कैसा दिखता है? स्रोत इसे कैसे बांटता है, मतलब समझने के लिए? हाँ, स्रोत बताता है कि CSAB, जो अमेरिका में कंप्यूटिंग शिक्षा के मानक बनाने में मदद करता है, उसने मोटे तौर पर इसे 4 मुख्य हिस्सों में देखा है। 4 हिस्से कौन कौन से? पहला है अभिकलन का सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये पूछता है कि क्या गणना की जा सकती है और कितनी कुशलता से। अच्छा, इसमें वो P बनाम NP वाली समस्या आती है क्या? हाँ, बिल्कुल। P वर्सेस NP इसी सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है। वो क्या है, थोड़ा आसान भाषा में? मोटे तौर पर यह सवाल है कि क्या ऐसी समस्याएं जिनका हल अगर मिल जाए तो उसे जांचना आसान है? ये क्लास NP है, उन्हें हल करना भी उतना ही आसान है, यानी क्या वो क्लास P में भी है? अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है। दिलचस्प है। और बाकी के 3 क्षेत्र? दूसरा है एल्गोरिदम और डेटा संरचनाएं। ये इस पर फोकस करता है कि समस्याओं को हल करने के लिए सबसे कुशल तरीके मतलब एल्गोरिदम्स कैसे बनाएं और डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तीसरा है प्रोग्रामिंग पद्धति और भाषाएं, मतलब कंप्यूटर को निर्देश कैसे दें, कौन सी भाषाएं इस्तेमाल करें, अच्छे प्रोग्राम कैसे लिखें। प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड लैंग्वेजेस, समझ गया। और चौथा है कंप्यूटर तत्व और वास्तुकला, यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसे बनता है, सिस्टम कैसे डिजाइन होते हैं, उनका आर्किटेक्चर क्या है। तो ये हो गए 4 मुख्य स्तंभ, लेकिन AI ग्राफिक्स वगैरह भी तो हैं। हाँ, वो भी है। ये 4 तो हुए फाउंडेशनल एरियाज। इनके अलावा कई व्यवहारिक मतलब अप्लाइड क्षेत्र हैं, जैसे AI, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, सुरक्षा। ये सब भी कंप्यूटर विज्ञान का ही हिस्सा हैं। तो एक तरह से ये सारे क्षेत्र मिलकर उसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या स्वचालित किया जा सकता है, बस अलग अलग एंगल से, कोई सिद्धांत से, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, कोई सिस्टम बनाकर। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लेख में बिल रैपोर्ट की बताई 3 महान अंतर्दृष्टि या ग्रेट इनसाइट्स का भी जिक्र था। वो मुझे काफी रोचक लगी। हाँ, वो बहुत मूलभूत बातें हैं। पहली क्या थी? पहली ये कि किसी भी चीज को दर्शाने के लिए कंप्यूटर को बस 2 ही चीजें चाहिए, जैसे 0 और 1। हाँ, बाइनरी सिस्टम वाली बात। ये लाइबनिज, बूले, शैनन, ट्यूरिंग इन सब के काम से जुड़ी है कि सारी जानकारी बस 2 अवस्थाओं में बदली जा सकती है। सही। और दूसरी इनसाइट? दूसरी जो ट्यूरिंग के काम से निकली है वो ये कि कोई भी गणना करने के लिए
कंप्यूटर को बस गिने चुने बहुत ही सरल काम करने की जरूरत होती है। कितने? 5 थे शायद। हाँ, जैसे टेप पर बाएं या दाएं जाना, कुछ पढ़ना और 0 या 1 लिखना, बस इतने से ही। सिर्फ 5 बेसिक काम। और तीसरी इनसाइट क्या थी? तीसरी, जो बॉम और जैकोबिनी के काम से जुड़ी है, वो ये कि इन सरल कामों को जोड़कर कितने भी जटिल काम बनाने के लिए सिर्फ 3 तरीके काफी हैं। 3 तरीके कौन से? अनुक्रम, सीक्वेंस, मतलब एक काम के बाद दूसरा करना। सिलेक्शन, यानी अगर कोई शर्त पूरी हो तो ये करो वरना वो करो। और दोहराव, रेपिटिशन या आइटरेशन, मतलब किसी काम को बार बार करना जब तक कोई शर्त पूरी ना हो जाए। बस सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटिशन। ये तो कमाल है। मतलब दुनिया के सारे जटिल सॉफ्टवेयर, सारे एआई सिस्टम, सब कुछ इन्हीं 3 तरीकों से, उन 5 सरल कामों को और 0 और 1 को इस्तेमाल करके बने हैं। मूल रूप से हाँ, उनका आधार यही है। ये दिखाता है कि कितनी जटिल लगने वाली चीजें असल में कितनी सरल बुनियाद पर टिकी हो सकती हैं। वाकई। तो कुल मिला के देखें तो कंप्यूटर विज्ञान सिर्फ कंप्यूटर चलाना या प्रोग्रामिंग करना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें गणितीय सिद्धांत भी हैं, व्यावहारिक समस्याएं सुलझाना भी है और जटिल सिस्टम बनाना भी है। और ये सब घूमता है उसी सवाल के इर्द गिर्द कि क्या और कैसे स्वचालित किया जा सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर इतनी जटिल गणनाएं और इतना स्वचालन सिर्फ 2 अवस्थाओं 0 और 1 और कुछ मुट्ठी भर सरल नियमों और तरीकों से संभव है, हाँ, तो ये समस्या समाधान की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? न सिर्फ मशीनों के लिए, बल्कि शायद हमारे अपने सोचने के तरीकों के बारे में भी। ये वाकई सोचने वाली बात है।